गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा 4th चैप्टर है, लेकिन उससे पहले एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक छोटा सा टॉपिक, इसको जानना बहुत जरूरी है। कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं? ऐसी फोर्स जिससे अगर किसी बॉडी को मान लीजिए ए से आपने बी तक लेके जाना है, तो उसके हमारे पास तीन रास्ते हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यहाँ से ले जाओ बी तक, दूसरा हो सकता है कि इस साइड फर्स्ट वाले इस पाथ से होकर यहाँ तक लेके जाएं, या थर्ड ऐसा हो सकता है कि यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक लेके जाएं। तो देखने से ये लगता है कि सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगेगी, तो हमें लगेगा इस रास्ते से, क्योंकि ये पाथ बहुत लंबा है, और उससे कम लगेगी इस वाले में, और सबसे कम लगेगी इस वाले में। लेकिन ऐसी फोर्स जो सेम लगती हो, चाहे आप इस पाथ को फॉलो करें, चाहे इस पाथ को फॉलो करें, चाहे इस पाथ को फॉलो करें, फोर्स सेम लगती है, ऐसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। चाहे आप कोई सा भी पाथ फॉलो करें, चाहे घूम के जाएं चाहे शॉर्ट में जाएं, तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और ये कौन कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो वो सारी फोर्सेस जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो फॉलो करती हैं, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कौन कौन सी? एक आपने फोर्स पढ़ी थी G(m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर +1) में, याद होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी। अभी पढ़ा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला पढ़ा, उसमें K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये पढ़ा। K की वैल्यू थी 1/4πε0। तो जिन भी फोर्सेस में नीचे r स्क्वायर आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जो फोर्सेस इनवर्स होती हैं, लिखा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, ऐसी जो फोर्सेस हैं उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जो हैं इस पे डिपेंड नहीं करती हैं कि कौन सा पाथ फॉलो किया जा रहा है, शॉर्ट या लॉन्ग, फोर्स सेम लगती है। और इसके एग्जांपल मैंने बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब हमारा क्वेश्चन है कि शो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो लाइन इंटीग्रल है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, यानी उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। ये जो लिखा मैंने लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब वन कूलम या कुछ भी ऐसा, 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम। तो 1 को हटा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आई? फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज की अगर मैं 1 लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आई? फोर्स के बराबर आई। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स है, तो इस फोर्स के द्वारा किया गया कोई काम, ए से बी तक किसी बॉडी को लाने के लिए किया गया काम, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। वो इस रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, इस पाथ को ऊपर फॉलो नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि शुरू में बॉडी कहाँ थी और लास्ट में कहाँ पे पहुंचाई। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इस पाथ से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसका जो ये सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने कोई +q चार्ज रखा हुआ है, और उस +q चार्ज की वजह से उसकी रेडिएशन, वो जो पॉजिटिव रेज जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो बाहर की तरफ निकल रही हैं, पॉजिटिव रेज जो बाहर निकलती हैं, और ये ए से लेके बी तक कोई एक रास्ता है। ए पॉइंट जो है, यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा है जिसको मैं ए से कहाँ लेके जाना है? बी तक लेके जाना है। तो ए की पोजीशन वेक्टर, यहाँ से इसका डिस्टेंस आर ए है, और ये बी पोजीशन का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? आर बी, जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मान लीजिए अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि किसी पार्टिकल को डायरेक्ट ए से बी तक लेके नहीं जाते, हम हमेशा क्या करते हैं, पहले थोड़े से एरिया में लेके जाते हैं, जैसे पी से क्यू तक लेके जाएंगे, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है क्यू नोड, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नोड, और जब ये क्यू नोड टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा था सेंटर में, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। टेस्ट चार्ज के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? E है। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? फोर्स लग रही है क्यू नोड इंटू E, यही लिख देता हूं मैं, क्यू नोड E। कैसे? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज क्या है? क्यू नोड, ऐसे लिख दिया। तो फोर्स कितनी आएगी? ये क्यू नोड इधर चला जाएगा, तो फोर्स आ जाएगी क्यू नोड इंटू E।
फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वहां पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है क्यू नॉट ई इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल को हमने लेके आना ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि इस बॉडी को हम पहले लेके आए पी से क्यू की तरफ। ध्यान दें, फोर्स इधर लग रही है पर हम इसको यहां से यहां लेके आए और ये दूरी कितनी है dl। तो पहले थोड़ा सा डिस्टेंस यहां से यहां ले जाने में कुल कितना काम करना पड़ेगा, तो आपको पता है स्मॉल डिस्टेंस से स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे स्मॉल वर्क डन dw, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स किसके बराबर आपने बोला क्यू नॉट ई, तो यहां लिख दिया क्यू नॉट ई, ऐसे करके आएगा वेक्टर फॉर्म में, और साथ में डॉट dl लिख दिया। तो दिस स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई dl आया, e इंटू dl। तो a डॉट b, तो e कहां था, e था इस डायरेक्शन में, e था इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, dl इस डायरेक्शन में। मान लीजिए इनके बीच में एंगल थीटा है, तो आप यहां पे जब ये लिखोगे a डॉट b, तो ये लिखोगे a डॉट b का a b cos ऑफ थीटा। सो वर्क डन dw इज इक्वल टू क्यू नॉट ई dl, सॉरी ये पूरा लिख दिया मैंने। तो वर्क डन आया क्यू नॉट ई dl cos थीटा, ये जो ऊपर आया। लेकिन ये तो वर्क डन किया डी से पी से क्यू तक आने में, यहां से यहां ले जाने में हमें इतना काम करना पड़ा। पर ए से लेके बी तक जाना हो तो हमें कुल कितना काम करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां, ए से बी तक, ए से बी तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो डी कैंसिल हो गया और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक लेके जाना, तो ऐसे लिख दिया मैंने वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट रकम है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास अंदर क्या बचा, ए टू बी और साथ में लिखा ई dl cos ऑफ थीटा। क्लियर? अब मान लीजिए कि ये जो क्यू पॉइंट था, यहां से मैं इसके ऊपर कोई नॉर्मल फेंकता हूं, देखने में आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है पर मैं मान लीजिए उसको नॉर्मल, क्योंकि ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल माना मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। तो जैसे आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो मैंने ये dl निकालना है, बेसिकली मैं निकालना चाहता हूँ dl cos थीटा कितना है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया pn, ये सॉरी qn जो नॉर्मल ड्रॉ किया। तो आप ये देखें, ये pn जो है ये अगर बेस है तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि नॉर्मल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो pn डिवाइडेड बाई pq इक्वल टू cos थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं pn डिवाइडेड बाई pq इज इक्वल टू cos थीटा। सो pn इज इक्वल टू pq cos ऑफ थीटा। और ये जो pn है, ये जो pn है, क्योंकि ये डिस्टेंस r था, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस r है, तो p से n तक छोटा सा डिस्टेंस है, इसको मैंने dr बोल दिया। तो मैंने यहां पे लिखा pn की जगह dr और pq cos थीटा। अब pq कितना है, तो यहां फिर से देखिए p से लेके q तक लंबाई कितनी है, dl, तो मैंने यहां पे लिख दिया dl cos ऑफ थीटा। तो आप ये देखें, ये dl cos थीटा किसके बराबर आया, dr के बराबर। तो यहाँ पे dl cos थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ dr। तो मेरे पास वर्क डन कितना आया, तो इसी चीज को यहाँ पे देखें, WAB इज इक्वल टू क्यू नॉट और A टू B वर्क डन, और साथ में कितना है, E लिखा है, मैंने E लिख दिया, और dl cos थीटा किसके बराबर आया, dr, उसको मैंने यहाँ पे भर दिया d इंटू r। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भरेंगे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालते हो, अगर इस P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है तो, और यहाँ पे चार्ज Q है, डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आप यहाँ भर दीजिए। तो वर्क डन A टू B इज इक्वल टू Q नॉट, और यहाँ लिखा A टू B, और अंदर E की वैल्यू भर दी, ये जो निकाली आपने, E की वैल्यू भर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में dr।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप इस तरह से लिखोगे, क्यू नॉट बाहर लिख दिया, और ये 1/4πε0 ये कॉमन है, ये भी बाहर निकाल दिया, और ये चार्ज क्यू ये भी कॉमन है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिया। अंदर बच गया ए से लेके बी, और ऊपर बच गया dr, और नीचे आ गया r²। फिर हमारे पास आया वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा, ये मैंने q और q नॉट इकट्ठे लिख दिए, नीचे 4πε0 लिख दिया, और यहाँ पे ये जो a से b लिखा है ऐसे रहने देंगे, इस r² को ऊपर ले जाएंगे, तो जब ऊपर लेंगे तो लिखेंगे r⁻², और साथ में लिखेंगे dr। फिर आप यहाँ पे करेंगे वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, q नॉट 4πε0 इनटू, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, तो जब यहाँ पे अंदर r रह गया तो आप a और b नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखें जब आप a से b को बॉडी को लेके आ रहे हैं तो a की पोजीशन कितनी है RA और b की पोजीशन कितनी है RB, तो a और b की जगह पर RA और RB इंटीग्रेशन में लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में आ जाएगा RA और ऊपर आ जाएगा RB, और ये इंटीग्रेशन हो जाती है r⁻² प्लस 1 करते हैं खुद, और नीचे लिखते हैं -2 + 1, ये इंटीग्रेशन है। दिस इज द फार्मूला, ये मैं भी साइड में लिख देता हूँ फार्मूला, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला ऐसा होता है इंटीग्रेशन का, यहाँ पे लिख देता हूँ x⁻n × dx इज इक्वल टू x⁻n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। सो दिस इज द इंटीग्रेशन फार्मूला। कभी भी किसी रकम के ऊपर अगर यहाँ पे n लिखा है और साथ में dx लिखा है तो ये इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, जितने पावर उसमें एक ऐड करो और उस n + 1 को नीचे भी लिख दो। अगर यहाँ 6 लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 6 + 1 7, नीचे बटा 7। यहाँ लिखा है 4 तो 4 + 1 5, तो x⁻5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा था -2, तो मैं लिखा -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1। तो हमारी ये इक्वेशन कैसे बन जाती है, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास लिखा WAB, जो ये नीचे से उतार रहा हूँ मैं, और ये QQ नॉट, ये QQ नॉट 4πε0, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है RA और ये RB लिख दिया। r⁻² और +1 क्या हो गया, r⁻−1, और साथ में नीचे क्या लिखेंगे, -2 + 1 क्या होगा, -1, और साथ में dr लिखना भूल गए थे, यहाँ पे dr भी है साथ में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने dr। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बना, ये क्वेश्चन बना वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी QQ नॉट ओवर 4πε0, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये नीचे वाला माइनस बाहर आ जाएगा। अंदर बच गया हमारे पास RA से RB, और ये r⁻−1 है, इसको आप लिख सकते हो 1/r × dr, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे WAB इज इक्वल टू -QQ नॉट ओवर 4πε0, ऐसे लिख दिया। और यहाँ इसके इंटीग्रेशन में तो हो गया है, अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे लिखोगे, सॉरी यहाँ पे एक चीज में गलती कर गया था, ये जो आपने इसका जब इंटीग्रेशन कर दिया है तो ये dr हट जाएगा यहाँ से, जब ये -2 + 1 कर दिया आपने तो ये हट जाता है, क्योंकि पहले ऐसे लिखा था, इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे, तो ये -2 + 1 करेंगे ऐसे, यहाँ पे ये निशान भी हट जाएगा, ऐसे लगाएंगे इस तरह से। तो पहले इंटीग्रेशन का a टू b r⁻−2 dr, फिर जब इंटीग्रेशन हो गया तो ये निशान हट गया, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और इस तरह से कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये dr तो नहीं लिखेंगे हम साथ में, अब बच के 1/r। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे से ब्रैकेट लगाएंगे, और ये 1/r की जगह हम पहले ऊपर वाली जो रकम है उसको लिखते हैं RB लिखेंगे, फिर माइनस लगाते हैं खुद से, फिर 1/ लिखेंगे, फिर r है तो r की जगह RA लिखेंगे, इस तरह से। तो आप देखें अब ये जो है वर्क डन, ये वर्क डन कर रहे हैं हम, ठीक है। इस Q नोट को उठा के इधर ले आओ तो आपके पास है WAB डिवाइडेड बाई Q नोट, तो यहाँ पे बचा -Q ओवर 4πε0, और यहाँ पे बचा 1/RB -1/RA। तो ये जो लिखा है मैंने वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होता है,
दिस इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द लाइन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने निकाला था कि ये जो पहले पढ़ा था, ये वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर वर्क डन की ये फार्मूला लिखा था। इस क्यू नोड को इसके नीचे लिख दूं मैं, तो लिखूंगा डी डब्ल्यू ओवर क्यू नोड, किसके बराबर आएगा, ए डॉट डी एल के बराबर, ये इसके बराबर आया। ठीक है, तो यहां से हम इसका मतलब लिख सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा यहाँ पे वर्क डन बटा टेस्ट चार्ज, ये जो क्यू नोड लिखा, ये इसके बराबर है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बटा आर बी माइनस 1 बटा आर ए, ये आंसर है। यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि किसी भी बॉडी के द्वारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ए डी एल ए टू बी। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया, ये इस रकम के बराबर आया। तो यहाँ पे सिर्फ एंड पॉइंट आर ए और आर बी लिखे हैं, यानी वो जो बॉडी मूव कर रही है आपकी ए से बी, तो उसमें रास्ता नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि ए में पहले कहाँ था जी, आर ए पोजीशन पे, फिर कहाँ पे था जी, आर बी। तो लास्ट इसमें फार्मूला जब आंसर आया तो इसमें सिर्फ यही आ रहा है कि शुरू में कहाँ था आर ए और लास्ट में कहाँ पहुंचा आर बी। यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं आ रही है, बताई जा रही है कि कौन सा रास्ता फॉलो किया जा रहा है। हेंस हम ये बोल सकते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड।